नमस्कार दोस्तों, धन इंडिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और कोरोना महामारी के इस संकट काल में आशा करता हूं कि आप सभी घर में स्वस्थ और भले चंगे होंगे। इस महामारी ने जिस तरीके से पूरे विश्व को घेर लिया है, ये त्रासदी लगातार बड़ी होती जा रही है और जो जिस तरीके से केसेस भारत और विश्व पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए इस संकट से हम लोगों को कब छुटकारा मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी पेंडेमिक है, इसने अपना दूसरा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी डालना शुरू कर दिया है। और इसीलिए हमने धन इंडिया के इस एपिसोड में, इस विशेष एपिसोड में हमने एक विशेषज्ञ को इनवाइट किया है, सुनील दमनिया जी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुनील दमनिया जी पिछले 27 साल से इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल जर्नलिज्म के एक पुरोधा माने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे निवेशकों और मिडिल क्लास को जो अपनी इन्वेस्टमेंट में जो बड़ा पैसा और काफी पूंजी इकट्ठा करने में और धन अर्जित करने में सहायता की है, निसंदेह उनको इस पूरी मार्केट का और इकोनॉमी का धुरंधर कहा जा सकता है। तो वर्तमान में मार्केट मोजो के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सुनील दमनिया जी आज हमारे साथ हैं। और हम कोरोना काल में जो एक भयावह स्थिति पूरे देश में और पूरे विश्व में बन गई है, इकोनॉमिक्स में बात करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर और जो पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर किस तरह से पड़ेगा, उसके लिए हमने सुनील दमनिया जी को आज इनवाइट किया है। सुनील दमनिया जी नमस्कार। नमस्कार। आपका धन इंडिया के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है जिसको पूरी तरह कोरोना ने कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया है, भारत की भी और विदेशों की भी और पूरे विश्व की भी, इसके बारे में आपका क्या मानना है? आई थिंक अमित, ये जो कोरोना की जो महामारी है ये अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हमने देखा नहीं है कि इतनी खराब तरीके से जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट हुई है। आप देखोगे तो आज करीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज अंडर लॉकडाउन, और ये कभी हुआ नहीं था। हमारे जीवन काल में जो अब तक जो जीवित है, जो 100 साल के ऊपर, जो 1920 में हमने एक स्वाइन फ्लू की सिचुएशन देखी थी, तभी शायद ऐसी संभावना हो सकती है कि वही भी लॉकडाउन हो सकता था। तभी पता नहीं मुझे क्या है, बिकॉज तब तो मैं जीवित नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था तभी तो मैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है अभी। तो इसकी जो इम्पैक्ट है काफ़ी गहरी है, नॉट ओनली ऑन इकोनॉमी, it's in terms of employment, in terms of social unrest in the world economy। और जो हमारी जो कहते हैं, लोग बोलते हैं बहुत सारी क्राइसिस वर्ल्ड में आई हुई है जी। मुझे लगता है सबसे जो क्राइसिस है, सबसे टॉप मोस्ट पे ये क्राइसिस होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये टॉप मोस्ट पे होनी चाहिए क्राइसिस? बिकॉज यहाँ पे हमने अब तक देखी थी तो एक शायद पेंडेमिक दिखा था या फाइनेंशियल क्राइसिस देखी थी। ये क्राइसिस ऐसी है जिसमें पेंडेमिक भी है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, दोनों साथ में लेके आई है। और उस साथ में लेने के आने की वजह से जो वर्ल्ड का जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी जो है, काफी हद तक बहुत इम्पैक्ट होने वाला है उसके ऊपर। इसकी इम्पैक्ट क्या होगी किसी को भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? कि अभी भी हम लॉकडाउन में भी चल रहे हैं जी। वो इंडिया हो या करीबन दूसरे देशों में हो। अगर इंडिया का लॉकडाउन खुलता भी है आज, शायद उसका वापस हमें लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े कि न पड़े, बिकॉज वहाँ पे अगर इन्फेक्शन वापस बढ़ते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद तो स्थिति गंभीर हो सकती है। जैसे ईरान में हमने देखा है अभी वेरी रिसेंटली, वहाँ पे एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस हम लोगों ने ये कर्व थोड़ी ऊंची। तो इसका इम्पैक्ट अमित बहुत गहरा है इकोनॉमी पर। कितना होगा कहना कठिन है। इसलिए कठिन है अमित बिकॉज ये डेवलपिंग सिचुएशन है, देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स, और ये मूविंग पार्ट्स कैसे उसको प्ले करते हैं ये बहुत देखना और समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ये परिबल ये हुआ है अमित कि कहीं ना कहीं पहले बोलते थे कि हम मिल बांट के लड़ेंगे, अभी ना कहीं कोई ब्लॉक्स बन गए हैं जी। यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, सही कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल वॉर हो सकता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या लेके आया है कोरोना वायरस। तो हेल्थ पे तो है ही एक इम्पैक्ट कोरोना वायरस की, जो 2008 में नहीं थी। जब हमारी 2008 में जब क्राइसिस आई थी तभी वो फाइनेंशियल क्राइसिस ही थी, पर ये तो हेल्थ क्राइसिस भी है और उसके साथ ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी है जी।
सर इसमें एक चीज और निकल के आ रही है कि जो ये तो बोला ही जा रहा है कि अब सारी सरकारों ने भी बोलना शुरू कर दिया है, डब्ल्यूएचओ ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि वी हैव टू लिव विद इट नाउ। ये जो डेफिनेशन है इसका एक बड़ा डिफिकल्ट है कि वी हैव टू लिव विद इट का डेफिनेशन और उसका जो इम्पैक्ट जो रिपरकशन इकोनॉमी के ऊपर और या ओवरऑल जो ये पूरी हमारी मानव सभ्यता है उसके ऊपर क्या आएगा। लेकिन अगर हम इस पूरी एनालिसिस को ये देखें कि अगर ये कोरोना काल बढ़ता रहता है और मान लीजिए ये भी बोला जा रहा है कि शायद इसकी जो कोई वैक्सीन है वो आएगी नहीं, जैसे दूसरे बहुत सारी वायरसेस हैं उसी की तरह हमें इसके साथ भी रहना पड़ेगा, तो इसका एक अमूलचूल इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जैसे कि बोला जा रहा है कि टूरिज्म का क्या होगा, मॉल्स का क्या होगा, पिक्चर हॉल्स का क्या होगा, तो ये बहुत बड़े जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर आने वाला है। अगर आप ये बोला जाता है कि जो मोटा मोटा अगर आप 1930 का जो एक डिप्रेशन काल था, जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते थे, उस समय जो चीजें स्थिति हुई 10 से 15% ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हुई थी और वो 10 साल तक वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमी आ गई थी। क्या इस तरीके का जब अमूलचूल परिवर्तन आएगा पूरा हमारे रहने के तरीके में, लिविंग स्टैंडर्ड में, स्टाइल में, तो क्या हम कहीं ना कहीं उस तरफ चले जाएंगे या हमारी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी इतनी एजाइल है कि हम अडेप्ट कर लेंगे, हम दूसरे सेक्टर्स निकाल लेंगे? तो कहीं ना कहीं एक मानव का एक स्वभाव रहा है कि जब भी कोई परिस्थिति विकट होती है तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन उसका ढूंढ लेता है। अभी यही देखना है अमित कि वो सॉल्यूशन कितने जल्दी ढूंढते हैं और किस रूप में आते हैं। फॉर्चुनेटली एक ही चीज़ है कि आदमी की जो क्रिएटिविटी है अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए है। तो मुझे लगता है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इसका कोई हल तो निकाल लेंगे। आपने बहुत सही कहा कि जो सेक्टर्स है, जैसे आप बोल लो होटल है, टूरिज्म है, सिनेमा हॉल है, यस उस पर इम्पैक्ट आएगी, पर उसके साथ कहीं ना कहीं जब वहाँ पे कोई वॉइड क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको वॉइड भरने के लिए कोई नई संस्था आ जाएगी, नई कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई कोई दिमाग अच्छा लगा देगा, दूसरा कोई नई चीज़ लेके आएगा, उससे काफ़ी हद तक हमें एक सुविधा होगी। बट ये कहना ये बहुत आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगी, इम्पैक्ट डेफिनेटली होगी, और लेकिन उसमें इम्पैक्ट से बाहर आने के लिए काफ़ी हद और काफ़ी समय लगेगा। वैक्सीन आएगी नहीं आएगी ये कहना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं वापस ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्च 2021 तक अपने को यहाँ पे एक वैक्सीन मिल सकती है। और वैक्सीन सही बात है, सबको इससे लेना है, उससे जुझना है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो हम कंट्री को लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर वैक्सीन नहीं मिले तो काफ़ी गंभीर समस्या है, फिर कहीं ना कहीं वो हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट आ जाता है, उससे हमें जीतना पड़ेगा। पर उसमें फैटिलिटी रेट जो रहता है, जो आदमी का जो मरण होते हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गए और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। सर इसमें एक चीज और आई है, क्योंकि मुझे मालूम है और मैं उस समय काफी जिसे कहते हैं आपके साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ था। 2008 एक सिनेरियो देखा जाता है, क्योंकि जब ये विपत्ति आई तो उस समय लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया 2020 को 2008 से, क्योंकि 2008 भी इसी तरीके की ग्लोबली एक बहुत बड़ी समस्या और एक क्राइसिस सिचुएशन थी। तो आपका क्या मानना है सर कि जो 2020 है वो किस तरीके से 2008 से मतलब संबंध रखता है? क्या उसके पैरेलल है, क्या उससे बड़ी समस्या है या उससे छोटी समस्या है? व्हाट इज योर असेसमेंट अबाउट दैट? अमित, ये मेरा मानना है कि जो समस्या हम लोग जूझ रहे हैं अभी जी, वो कुछ 10 गुना ज्यादा 2008 की क्राइसिस से है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 10 गुना ज्यादा बिकॉज तब हमें सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस ही थी, हमें कोई पेंडेमिक का कोई सामना नहीं करना पड़ा था। 2008 में हर एक बैंक के पास, हर एक रिजर्व बैंक के पास, हर एक फेडरल के पास काफ़ी सा इम्यूनेशन था उसको फाइट करने के लिए, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को। क्यों कि तभी वो सिचुएशन काफ़ी हेल्थी इकोनॉमी थी तभी सबकी। 2008 में इंडिया की इकोनॉमी देख लो आप, जापान की देख लो, यूएस की देख लो, इमर्जिंग मार्केट्स की देख लो, वह बहुत सारे विपन्स थे उसको फाइट करने के लिए। 2020 में हम वो सब खर्च कर चुके हैं विपन्स। हमारे पास जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसको फाइट करने की, जो है जैसे फेडरल बैंक हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, काफ़ी कम है। जब कोई कहता है कि 2008 की क्राइसिस को 2020 को कंपेयर करो, मुझे लगता है काफ़ी बेइंसाफ़ी है, काफ़ी वो है कि ये तो बहुत बड़ी क्राइसिस है, ये महामारी है। महामारी का जो इम्पैक्ट होने वाला है
मुझे नहीं लगता कि 3 महीना 6 महीना रहेगा. आई थिंक इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज द वे वी आर गोइंग टू लिव द लाइफ. ओके, हम्म. तो ये जब हिस्ट्री बुक लिखी जाएगी तब लोग बोलेंगे प्री कोविड एरा एंड पोस्ट कोविड एरा. तो ओके. ये सिनारियो होने वाला है. तो मुझे हम्म. लगता है ये काफी बड़ी समस्या है ह्यूमन रेस के लिए और फाइनेंशियल वेलबींग के लिए. आपने हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको हमेशा बचाने की कोशिश की है, ये मैं जानता हूं. तो अगर ऐसी क्राइसिस सिचुएशन आने वाली है तो मैं ये क्वेश्चन आखिरी में आपसे पूछने वाला था, लेकिन क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी है, उनको इस स्थिति में करना क्या चाहिए? अमित, जो सिचुएशन हो सकती है आगे जाके, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो शायद गलत हो, बट मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है एटलीस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी. बहुत लोग अपनी जो रोजगार है शायद उसको खो सकते हैं. अपनी सैलरी जो होगी तो उसमें काफ़ी हद तक कटौती आ सकती है. जो बिजनेस करे हैं उनमें कटौती आ सकती है. बिकॉज अगर आप देखोगे तो इंडिया का जीडीपी है कभी भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ है. लास्ट करीबन 40-45 साल में तो नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी मेमोरी है नहीं हुआ है जी. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन लास्ट 40-45 ईयर्स. 2008 की क्राइसिस में भी नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में इंडिया का जीडीपी शायद -5% से हो. जी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा है. जी. जी. 2 दिन पहले मिस निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको एक सवाल पूछा गया था एक जर्नलिस्ट ने. जब उनको पूछा गया कि आपकी क्या असेसमेंट है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में, उन्होंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, पता नहीं ये लॉकडाउन की क्राइसिस कैसे हम लोग उसमें से बाहर निकलेंगे, वापस वो क्राइसिस रिलैप्स होती है कि नहीं होती है, इन्फेक्शन वो हमें देखना है, किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी होते हैं. और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. तो ये जो प्रेडिक्शन है करने का अमित, वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. आपको अगर मालूम है तो चाइना की जो एक पार्लियामेंट होती है जहाँ पे करीबन 100 वो बैठते हैं, उनके जो एमपीज होते हैं जी, उनका हर साल प्रेडिक्शन आता है चाइना की इकोनॉमी के बारे में कि कैसे वो ग्रो करेगा 2020 में. जी. इस साल में उन्होंने ये प्रेडिक्शन नहीं किया. उन्होंने अपना जीडीपी ग्रोथ किया होगा, उन्होंने बताया नहीं. वो हर साल बताते थे कि हम 6% से ग्रो करेंगे, 9% से ग्रो करेंगे, 10% ग्रो करेंगे. वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं? बिकॉज ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये सिचुएशन कैसे उभर के आएगी ये कहना बहुत ही कठिन है. तो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, छोटे आमदनी वाले हो, आई थिंक आपको अपनी सेविंग्स को बचाने रखनी है. आपको ये समझ के चलना है कि आपके पास, अगर आपके पास जो बोलते हैं ना इमरजेंसी फंड जो बोलते हैं हम लोग, वो करीबन आपको नॉर्मली जो एक सलाह होती है आदमी की कि 3 महीने का आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए. और ये संकट ऐसा है जब मैं बोलूँगा आपको 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड रखना है. ये इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके खाने पीने की सुविधा के लिए नहीं है. ये इमरजेंसी फंड आपको अपनी हेल्थ के लिए भी रखना है. अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो जिस तरह से जो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, जो कोविड रिलेटेड जो एलिमेंट होती है, जिसकी जो कॉस्ट होती है स्पेशली सिटी लाइक बॉम्बे, काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई है. तो ये समय है जहाँ पे अपनी जो पैसे है जो है खर्चा करना है आपको वो सोच समझ के कीजिए. ज़्यादा अनवांटेड एक्सपेंस पे मत कीजिए. बेसिक नेसेसिटी जो आपको जरूरी है आपको जिंदगी चलाने के लिए, बस उस पर ही कीजिए. और सेविंग्स शुड बी योर प्राइम इम्पोर्टेंस इन दिस क्राइसिस टाइम. उसी को देखते हुए शायद जो एक बहुत बड़ा पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो करीब 10 दिन पहले उसको अनाउंस किया. और वो शायद यही कोशिश थी कि जितने भी लोग हैं उसमें एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया जाए, और दूसरा सबके हाथ में थोड़ा सा पैसा पहुंचे. लेकिन जो पैकेज दिया गया, क्या आपको लगता है कि वो पैकेज सही दिशा में सही कदम था और उसको सही तरीके से दिया गया है? अमित, यहाँ पे 2 अलग अलग व्यू बन सकते हैं. आप किस तरह से उसे देखते हो. डेफिनेटली जिस तरह से जो पैकेज दिया गया है, मुझे को लगता है कि और कुछ करने की ज़रूरत थी. कहीं ना कहीं हमारे साइड जो डिमांड साइड जो एक इश्यू है, कहीं ना कहीं उसको एड्रेस नहीं किया गया है ये 20 लाख करोड़ की पैकेज में. बहुत सारा फोकस फार्मर्स पे रहा है, बहुत सारा फोकस एमएसएमई पे रहा है, बहुत सारा फोकस ये जो बोलते हैं हम क्या बैंकिंग जो एनबीएफसीज है, जो बैंक उस पे रहा है.
तो वो सप्लाई साइड थोड़ा बहुत उन्होंने टेकल किया है और मानता हूँ अच्छा किया है, बट कहीं ना कहीं वो डिमांड साइड जो इश्यूज है वो थोड़ा बहुत काफी हद तक नहीं एड्रेस किया है। और मुझे जो लगता है कि जो अर्बन इकोनॉमी है जी वहाँ पे जो ज्यादा स्ट्रेस है उस पर मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट ये जो मैं बता रहा था ना आपको कि आपको आपकी सेविंग्स बचा के रखनी है, हमारी जो आपकी आमदनी है वो शायद काफी हद तक उस पर कटौती आ सकती है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मोदी साहब ने जो पैकेज दिया है वो कहीं ना कहीं वो एड्रेस नहीं करता है डिमांड साइड का, और जब जी डिमांड साइड नहीं करेगा तो क्या हम्म होगा। हम्म देखो आप बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जैसे वो टाटा ग्रुप हो, टीसीएस हो, बहुत जी बड़े बड़े ग्रुप हो, उन्होंने अपनी कैपेक्स जो है उसमें हम्म उन्हें कटौती कर ली है। उन्होंने जी कहा है हम कैपेक्स नहीं करेंगे, हम अपने पैसे को प्रिजर्व करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, आपका कैपेक्स नहीं चलेगा। हर एक हम्म इकोनॉमी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया होता है आपका कैपेक्स साइकिल, सेकंड राइट पहिया होता है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन जब एग्जैक्टली डिमांड साइड नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तो हम्म इकोनॉमी में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। जी और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का हमें सामना है करना है। हम्म अनफॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या मोदी साहब ने इस पहलू को मेरे ख्याल से इनफ तरीके से उसको अभी तक टैकल नहीं किया है। ऑफ कोर्स फाइनेंस हम्म मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत रहेगी तो हम और फिस्कल मेजर्स लेके आ सकते हैं, बिकॉज जो हम्म आरबीआई को करना है मॉनेटरी मेजर्स वो तो कर रही है, पर जो जी फिस्कल मेजर्स लेके आना है कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगता है थोड़ी कमी रह गई है, उसको हम्म एड्रेस करने की जरूरत है। जब तक वो नहीं करेंगे मुझे लगता है अमित थोड़ा संकट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो -5% जीडीपी ग्रोथ इसीलिए बोल रहा हूँ कि ना तो आपका कैपेक्स होने वाला है जिससे आपको एक रिवाइवल होगा। गवर्नमेंट जो खुद कैपेक्स कर रही थी आज तक शायद जी वो भी नहीं कर पाए, बिकॉज क्या है जो ये फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो दिया है गवर्नमेंट ने, कहीं ना जी जी कहीं जी वो प्रोडक्टिव जगह पे नहीं जाने वाला है, वो अनप्रोडक्टिव हम्म जगह पे जाने वाला है। तो इससे जो हमारी जो इकोनॉमी में जो बोलते हैं ना जो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करना चाहिए, शायद बिल्कुल वो अब कैपिटल एसेट्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे, और उसकी वजह से आगे जाके 2021 हो या 2022 हो उसमें भी हम्म शायद हमें काफी हद तक एक हम्म स्लो डाउन का सामना करना पड़े। सर तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सप्लाई साइड को और जो लोन को और उसी को पुश करने की कोशिश की है और डिमांड साइड को हैंडल करने के लिए टैकल करने की कोशिश नहीं की है अभी तक, लेकिन क्या उनको लगता है कि कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके वो जो फिजिकल डेफिसिट वाला एक जो डर है वो अभी तक चल रहा है, और क्या उस स्थिति में अब उस तरीके का बैगेज अपने साथ लेके सरकार को चलना चाहिए या दिल खोल के लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए, जैसे शायद यूएस गवर्नमेंट कर रही है, उन्होंने $1200 सबको दे दिए हैं। वो एक कोशिश वहां पे की जा रही है डिमांड को कि लोगों के हाथ में पैसा हो। क्या वैसा उस स्थिति को उस तरीके का कुछ गवर्नमेंट को बहुत जल्दी करना चाहिए और कितनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस चीज की? तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को हर एक आदमी को जो यूएस में किया है या स्वीडन में एग्जैक्टली किया हुआ है, जहाँ पे हर एक या सिंगापुर में किया गया हुआ है कि हर एक आदमी को आप एक धनराशि दे दो। आई थिंक दैट विल नॉट रियली सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जी ये है अमित के कहीं ना कहीं आपको डिमांड दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप इनकम टैक्स को कटौती करें, तो अगर आज मेरी जी इनकम है, अगर आज मैं 20% देने से मैं 10% दूं तो मेरी हैंड होन हाथ में इनकम बढ़ जाती है। क्यों? कितना टीडीएस कम कटेगा। जब मेरे जी हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो मैं उसको ज्यादा स्पेंड कर पाऊंगा, नंबर जी वन। नंबर टू, डिमांड कैसे इम्पैक्ट होती है जब मुझे नहीं पता कि मेरी जॉब नेक्स्ट मंथ रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मुझे ये पता नहीं है कि मुझे सैलरी 100% मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब ये चिंता होती है तो मेरे पास अगर पैसे होती भी है तो शायद मैं इसको नहीं स्पेंड करता हूँ। तो जी जी डिमांड इस तरह से भी इम्पैक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक कॉन्फिडेंस देना है जो आम आदमी है। ऑफकोर्स ये मनरेगा का जो पैसा गया है, जो एलोकेशन बढ़ी है, जी उससे जो रूरल इकोनॉमी में जहाँ वहाँ पे तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो अर्बन इंडिया में जो स्ट्रेस है और जिस तरह से माइग्रेशन यहाँ से चला गया है बम्बई या राइट दिल्ली या बड़े बड़े शहरों से अपने छोटे गाँवों में, वो कब वापस आता है। जब वापस नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वो जो साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, रिटेल कंज्यूमर एंड इन टर्न द साइकिल, जो वर्चुअस साइकिल जो हम बोलते हैं, वो शायद जी नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे जीएसटी है, जहाँ पे जो जी इसेंशियल आइटम्स है उस पर उनको कटौती करनी चाहिए, जिससे आदमी के कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा बढ़े, वो बाहर जाके वो ज्यादा उसको स्पेंड करेगा। उसको लगता है यहाँ ये चीज अभी सस्ती होगी है, लेट मी बाई मोर। ऑफकोर्स फिस्कल डेफिसिट पे उसकी थोड़ी असर होगी। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम 12 लाख करोड़ बोरोइंग करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, इंडिकेशन दिख रहा है कि वो फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं स्लिप हो रही है। जब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि स्टेट अपनी 3% बोरोइंग कैप को
अप टू 5% विद कंडीशंस इंक्रीज कर सकती है। तो ये भी एक मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज विलिंग टू गो एंड बाइट द बुलेट एंड वांट टू इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। बट आप उस यस फिस्कल यस डेफिसिट को कैसे इंक्रीज करते हो, किस, ये पैसे देने से तो इनइफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे कोई जी एफिशिएंसी सिस्टम में नहीं आएगी। बट हम्म, आप उसको अच्छी तरह से करोगे जहाँ पे आदमी की इनकम बढ़ती है, उसको स्टेबिलिटी जी रहती है, उसको कॉन्फिडेंस होता है, आई थिंक विल स्पेंड मोर। व्हेन ही स्पेंड्स मोर, ऑटोमेटिक हम्म। डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो वो वर्चुअस साइकिल जो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी में आने लगती है। जो अनसर्टेनिटी है वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है और इसीलिए शायद जो स्टॉक मार्केट है उसने भी इस पैकेज को उस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक तरीके से नहीं लिया और इट हैज गिवन अ कोल्ड शोल्डर टू इट यू कैन से, क्योंकि उसके बाद से लगातार मार्केट गिरी है। सर अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानना चाहते हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका खुद ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमेशा से रहा है और यू आर द जिसे कहते हैं मॉस्कट, जिसने इक्विटी मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए काफी अच्छा सा पैसा कमाया है। इस स्थिति को देखते हुए पहले तो क्या आपको लगता है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जो शेयर मार्केट में बाजार में पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि एक पैनिक की स्थिति तो है ही है। अगर म्यूचुअल फंड वाले में भी अगर आपने देखे तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के वाला जो केस हुआ था उसमें एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, उसमें भी एक पैनिक की स्थिति है। तो पहले तो उनको क्या करना चाहिए? तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक अमित, एक समझ लीजिए कि ये मार्केट में कोई वी शेप रिकवरी नहीं आने वाली है। जी जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद इंडियन स्टॉक मार्केट वी शेप रिकवरी आएगी। आई थिंक वो कहना थोड़ा ये होना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है कि जब आपकी जीडीपी डिग्रो करेगी तो इंडिया की जो अर्निंग्स है, ओके, जी वो भी काफी हद तक डिग्रो करेगी। जस्ट टू थोड़ा डेटा देता हूँ आपको अमित। मैंने एक ब्लॉग लिखा था जनवरी 2020 में। जी उसमें मैंने लिखा था कि इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक ग्रो हो रही थी, करीबन नॉमिनल रेट पे ऑलमोस्ट इन डबल डिजिट हो रही थी, बराबर है। यस यस पर आप इंडिया इंक का जो प्रॉफिट देखोगे, इंडिया इंक का, नॉट ओनली सेंसेक्स एंड निफ्टी कंपनी, इंडिया इंक का प्रॉफिट तो करीबन 2% ही हुआ था। ओके यस CAGR। सो जब Yes. 10% जीडीपी ग्रोथ हुई नॉमिनल में, नेट इंडिया की नेट प्रॉफिट सिर्फ 2% हुई, 2%, बराबर है। यस जब इंडिया की जब जीडीपी नेगेटिव ग्रो होगी तो आप समझ सकते हो कि कितना डी ग्रोथ इंडिया की अर्निंग्स पे होगा। बिल्कुल तो उस वजह से जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया की जो अभी प्राइस अर्निंग है इट्स वेरी क्लोज टू द एवरेज, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता हूँ बिकॉज आपकी जो ई है पीई में, या यस वो बहुत कमजोर होने वाली है। बिल्कुल और होने इसकी वाली वजह से आपकी जो पीई है वो काफी हद तक बहुत महंगा लगेगा। महंगा महंगा लगे, बिल्कुल सही। हिस्टोरिकली इंडिया यूज्ड टू ऑलवेज कमांड ए बेटर प्राइस टू अर्निंग एज यस कंपेयर टू अदर इमेजिंग मार्केट्स। यस वो इस यस वजह से था बिकॉज अपना जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो काफी बढ़िया था एज अदर इकोनॉमीज। यस बट अभी वो सिचुएशन अभी रही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें एक समस्या बहुत इस इक्विटी पे भी एक सोची समझी होनी चाहिए। आपको एक नहीं लगता है कि कोई वी शेप रिकवरी स्टॉक मार्केट में दिखेगी आपको? आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में, जो पहले बोलते थे 1 साल कर लो 3 साल कर लो शायद आपको मुनाफा होगा, अभी जी। वो 3 या 5 साल का होराइजन होना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि नेक्स्ट दिवाली तक मुझे बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा, शायद ये एक उम्मीद थोड़ी गलत हो सकती है। नंबर 1। सर यहाँ पे म्यूचुअल फंड, या सॉरी टू इंटरप्ट सर, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों को क्या करना चाहिए? क्योंकि सर वो जो एक ऑलरेडी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला केस हुआ उसके बाद जो डेट फंड है, क्योंकि अभी तक इक्विटी वाला तो आप देख ही रहे हैं कि मींस उनका एक पूरा जो फंड है और जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, एक तरह से ऑलमोस्ट 60-70% नीचे आ चुका है। लेकिन डेट फंड में वो अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस कर रहे थे। अब उसके बाद ये वाला जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला जो केस हुआ उसके बाद डेट फंड वाले भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है। तो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर जो एसआईपी लगाते थे छोटा छोटा, उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक उनको 2 चीज देखनी चाहिए। और मैं काफी जब मैं अपने इन्वेस्टर्स को एड्रेस करता हूं तो मैं बताते रहता हूं कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो डेट हो या इक्विटी हो, आपको उसको कंटिन्यूसली इवेल्युएट करना चाहिए। अगर कोई स्कीम आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है वर्सेस अदर्स, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो ज्यादा रिस्क ले रही है। क्या आपको ये ज्यादा रिस्क लेना है? आपकी सेहत के लिए वो अच्छा है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा है? अगर वो आंसर नहीं है तो आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली इस मार्केट में जो स्थिति है
यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके अमित, तो yes ये एक बहुत बड़ी yes समझने की yes yes दर्शकों को समझने की जरूरत है। अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कुड बी वन केस। आई डोंट थिंक yes ईच एंड एवरी इक्विटी म्यूचुअल फंड विल फेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। पर जहां जी जहाँ पे उन्होंने जो पेपर लेके रखा है, अंडरलाइन पेपर्स है उनके, जी जो जी जी काफी जी हद तक रिस्की एसेट्स में हैं, तो yes कहीं ना कहीं आगे चल के, और मुझे लगता है डिफॉल्ट बढ़ने वाला है इंडिया इंक में। हम्म मैं तो दो ही सलाह दूंगा आपको। हम्म शायद आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। जी ईटीएफ गोल्ड है, ईटीएफ गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी नहीं, बिकॉज नॉर्मली जो हिंदुस्तान का जो एग्जैक्टली इन्वेस्टर है वो कभी गोल्ड ज्वेलरी में लेता है, वहां पे उसको मुनाफा नहीं होता। क्यों नहीं होता नहीं होता मुनाफा? अगर गोल्ड प्राइस तो चल भी है, बिकॉज आपकी मेकिंग चार्जेस होते हैं। जब आप हम्म बेचने जाते हो तो ये मेकिंग चार्जेस तो चलेगी आपकी, प्लस उसमें मेल्टिंग चार्जेस होती है, मेल्टिंग लॉस होता है जब आप उसको गोल्ड को हम्म प्योरीफाई करते हो। जो आप कोई जी भी ज्वेलर आपसे मांगेगा, पैसा कट करेगा, एग्जैक्टली तो आपको एग्जैक्टली मुनाफा नहीं आता। तो गोल्ड ईटीएफ लीजिए, पैसिव इक्विटी फंड्स लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ पैसिव इक्विटी जो एसआईपी करनी है, आप जी पैसिव ईटीएफ में करो। बिकॉज आपने बहुत सही बात की, ये जो हम्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी से जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, और मैं जी तो चाहता हूँ आप धन इंडिया जो बड़ी एक वो है जो छोटे और मझले इन्वेस्टर्स के लिए काफी हद तक काम करती है, आप एक स्टडी कीजिए और बताइए कि अगर 5 साल मैंने एसआईपी की है कोई स्कीम में, जी क्या पैसा मिला उसको, हम्म क्या उससे हम्म वो लमसम इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या मुनाफा, क्या पैसा मतलब उसी स्कीम में। और आप जी देखोगे कि कहीं ना कहीं एसआईपी एज ए कंसेप्ट कोई हम्म ज्यादा मुनाफा इन्वेस्टर को दे नहीं पा रहा है आज की तारीख में। फंड मैनेजर जी कहीं ना कहीं वो मुनाफा नहीं दे पा रहा है, सही इज बात नॉट एबल टू बिट द बेंचमार्क ऑफ द स्कीम, एंड दैट इज सो व्हाई शुड आई गिव मनी यस टू दैट हम्म फंड मैनेजर। हम्म तो मेरी सलाह यही है कि आप उसमें से नहीं तो इसमें सर ये बात जो आपने बोली बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, हाँ, तो उसमें एक जो टर्म आप हमेशा से यूज करते हैं और आप हमेशा से इन्वेस्टर्स को बताते हैं वो है स्टॉप लॉस। लेकिन जो एसआईपी है इसमें सर बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, इसमें स्टॉप लॉस कहीं है ही नहीं। मान लीजिए मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक एसआईपी में, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैंने एक एसआईपी कर दी है, सर वो लगातार गिरता जाता है, लगातार उसमें लॉस होता जाता है, फिर भी मुझे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो जो मेरा जो कंसल्टेंट है, वो ये कहता है सर 2 साल लगाइए, 3 साल लगाइए, 5 साल लगाइए, जल्दी मत निकालिएगा, उसमें स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। तो सर ऐसे इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? सिंपल है अमित, अगर आपने 5 साल तक लगाई है कोई स्कीम में पैसे, वो जी अगर आउट परफॉर्म नहीं करे उसके बेंचमार्क को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फंड मैनेजर अपने जॉब को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नहीं कर अगर वो जी जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो मैं उसके पास पैसे क्यों रखूँ? हाउ लॉन्ग डू आई कीप बैंकिंग ऑन कीप ए फेथ ऑन दैट फंड मैनेजर? जी मैंने तो जो म्यूचुअल फंड की थोड़ी स्टडी की अभी अमित, तो मुझे कहाँ कहीं लगा है 50-50 तक म्यूचुअल फंड की एनएवी में कटौती आई है। जी मुझे समझ आइए नहीं आता ये फंड मैनेजर करता क्या है फिर, जब वो अगर वो समझ ही, और 50% का मतलब क्या हुआ अमित, कि कोई कंपनी जो उसने इन्वेस्ट की वो 80% गिरी है, और जी कोई इन्वेस्ट किया है 30% गिरी, इसके लिए वो एवरेज 30% 50% आया। और जब वो कंपनी में 80% गिरावट रहती है तो आप करते क्या हो मेरे भाई? कहीं ना नहीं कहीं तो सर आपका जो इसका मतलब उन लोगों ने ही अपना जो स्टॉप लॉस कंसेप्ट है उस पे काम नहीं किया, तभी तो उनकी एनएवी जो उनके स्टॉक्स होंगे वो इतने नीचे आ गए। अमित क्या लगता है मुझे, वो थोड़ा साइकोलॉजिकल एक इश्यू लगता है। वो क्या साइकोलॉजिकल इश्यू बता लगता है मुझे, बताता हूँ आपको। ये जी थोड़ा जी ह्यूमन बिहेवियर का इश्यू है। अगर मैं किसी मैनेजमेंट को 5 बार मिलूंगा ना, जी ओके, तो कभी या भी मैं मैनेजमेंट की बात ही करने लगूंगा। आई टॉक एज गुड एज आई एम टॉकिंग, आई एम मैनेजमेंट, ओके। यस आप सर इतने यस से सर प्रभावित हो जाते हो, और जी उसकी वजह से अगर कुछ ना कुछ खराबी भी दिखती है कंपनी के फंडामेंटल्स में, आप उसको देख नहीं पाते हो और आप कंटिन्यूस उसमें बने रहते हो। और वही चीज है, आप देखो जो सारी एनबीएफसी में जो गिरावट आई है, जी आप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में गिरावट आई है, आप देखो तो उसमें जी जो जी नुकसान हुआ है काफी हद तक बहुत बड़ा हुआ है। और फिर भी कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टर जो फंड मैनेजर उसको लॉस बुक नहीं करना चाहता। क्यों? कि अभी भी वो मैनेजमेंट की बात मान रहा है कि सर नहीं नहीं अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कब आएंगे उनके लिए उन्हें ही पता, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो बेचारा जी काफी हद तक नुकसान में रहता है। इन पूरी स्थिति को देखते हुए जो कि हम इकोनॉमी पे ज्यादा बात करना चाहते हैं, जो एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की प्रोएक्टिव अप्रोच शुरू से अपनाए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद सबसे पहले प्रोएक्टिवली 20 लाख करोड़ का पैकेज, वो ठीक है सर, उसमें कमियां हैं जिसको सुधार किया जाएगा। तो आप उस जो लीडरशिप है उसको कैसे देखते हैं? क्या मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि ये देश सही हाथों में है और सही तरीके से
काम किया जा रहा है, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, इसको दोबारा रिवाइव करने का सवाल है? ये समित कहीं ना कहीं जो मोदी साहब ने जो काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। अगर शायद मोदी साहब नहीं होते आज एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? जिस तरह से हमने जो देखा है, माइग्रेंट लेबर चल चल के जा रहा है, वो फिर भी कहीं ना कहीं एक विश्वास रखता है कि हमारी जो लीडरशिप है, मोदी जी एक जैसे लीडर है, उस देश को एक बांधे रखे हुए है, और आदमी को एक विश्वास है कि ये कहीं ना कुछ कर पाएंगे। दूसरा चीज अमित ये है कि जो महामारी का जो संकट है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेथ्स है इंडिया में, जी काफी हद तक कम है। अगर आप इंडिया देख लो और एक स्वीडन देख लो, स्वीडन में नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया से ज्यादा है, बट अपना पॉपुलेशन स्वीडन से 134 टाइम्स ज्यादा है, 134 टाइम्स, फिर भी स्वीडन में डेथ ज्यादा है। हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है अमित, स्वीडन की करीबन काफी हद तक कमजोर है। तो ये जो लीडरशिप ने जो किया, जो लॉकडाउन किया, वो प्रोएक्टिवली किया। जैसे यूएस में एक लीडर थे जो मानने को तैयार नहीं थे कि लॉकडाउन की जरूरत है, जी जी जी, लेकिन यहाँ पे एक लीडरशिप ने जाना कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो जो फ्लैटनिंग द कर्व जो बोल रहे हैं अमित, वो शायद हो नहीं पाती। ये जो नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में जो है, जो यूएस से काफी हद तक कम है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वेरी टाइमली एक्शन फ्रॉम आवर लीडरशिप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आई थिंक उन्होंने काफी हद तक सही काम किया है। तो आई थिंक इन दैट फ्रंट आई थिंक मोदी जी हैज डन ए वंडरफुल जॉब। और आज सबसे मोस्ट पॉपुलर मोदी जी है, इसकी वजह से ही people are following all lockdown norms in totality. Okay, there could be few exceptions in certain areas, but आज लॉकडाउन मानते पब्लिक इसीलिए बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी। सर, तो इस स्थिति को देखते हुए अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी अगर डिमांड साइड को हैंडल कर लें, और जैसा कि बोला जा रहा है कि अगर वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं जल्दी की बात कर रहा हूं, तो भी नवंबर दिसंबर तक अगर प्रिडिक्ट किया जाए, उसी समय भी आ जाए, तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। आपका क्या मानना है? स्थिति डेफिनेटली बदलेगी अमित। एक ही है कि अपने को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए हर एक आदमी को। ये सिचुएशन बहुत गंभीर है, हमें उसको सबको मिलके फाइट करना है। अगर हम निराश हो जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट। ओनली थिंग, ये जो पेन पीरियड है, जो 2008 में हम लोग ने जो पेन पीरियड देखा था, करीबन हम लोग ने 1 साल तक देखा था। ओके, शायद ये 1 साल नहीं हो, 18 से 24 मंथ्स हो। और जब एक क्राइसिस होती है ना अमित, तभी इनोवेशन में तभी होता है। आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर उभर के आई है, दे ऑल केम डाउन ड्यूरिंग क्राइसिस ओनली। तो मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये हम लोग इस क्राइसिस से कहीं ना कहीं कोई अच्छा ही लेके आएंगे। इसी ऑप्टिमिज्म की बात करें तो एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि ये बोला जा रहा है कि चाइना, एक रिपरकशन इस पूरे कोविड एपिसोड का चाइना के ऊपर आएगा, और ये बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना से निकल के दूसरी जगहों पे ढूंढ रही हैं डेस्टिनेशंस। क्या उसका सही में, क्योंकि ये एक मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति है वो सही में क्या भारत के लिए एक स्वीट स्पॉट बन सकता है? भारत क्या इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडिया में? तो अमित, ये आ सकता है। एक ही समझना चाहिए कि कोई ऑटोमेटिक कोई नहीं आने वाला है। हम इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी जो पॉलिसी रेजिम है उनको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये जो बाबूगिरी जो बोलते हैं हम लोग, ये ब्यूरोक्रेसी जो बोलते हैं, उसको थोड़ा प्रोएक्टिवली उसे करना पड़ेगा। अगर हम समझ लें कि वो चाइना से निकल के हिंदुस्तान में आएगी, तो इतना ईजी नहीं है। हमें अपने आप को बेचना पड़ेगा, हमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि यस वी आर सीरियस, अवर पॉलिसी रिजिम वुड बी स्टेबल, और हम चाहते हैं कि आप आए और हम आपको यहाँ पे बेनिफिट भी देना चाहते हैं। सितंबर 2019 में जो एक पैकेज निर्मला सीतारमण ने दिया था, जहाँ पे कहा गया था कि अगर आप नई फैक्ट्री लगाते हो तो आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो खाली 15% रहेगा। अमित जी जी जी, ये काफी हद तक है, पर उसको अभी हमें ये भी सिर्फ एक तो ये होगी कॉर्पोरेट टैक्स की बात होगी, लेकिन मुझे आपके लेबर रिफॉर्म्स चाहिए। शायद आप लेबर रिफॉर्म्स कर सकते हो। अगर मैं बड़ी फैक्ट्री लगाने चाहता हूँ तो मुझे क्या लैंड मिल सकती है बिना झिझक के? कि हिंदुस्तान का जो बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है और बड़ा प्लांट लगाने चाहती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लेबर इश्यू और लैंड इश्यू बहुत बड़े होते हैं। जब तक हम उसको टैकल नहीं करेंगे अमित, ये बनना बहुत इजी नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे चाइना से निकल के यहाँ पे कोई दुकान लगा देगा। तो आई थिंक व्हाट वी इनिशियली नीड, couple of peoples migrating from China to India,
2-3 साल जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, वहां पे देखेंगे कि इनको कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, एंड दैट बिकम्स ए गुड सक्सेसफुल केस स्टडी, एंड उसको देख के बहुत सारे लोग जी। हिंदुस्तान में आएंगे। तो आई थिंक ये 5-7 सालों का ये एक एक लंबा पूरा प्रोसेस हिसाब है है, जी। प्रोसेस जी है। सर, थैंक यू, आपने जिस तरीके से हमारे थैंक यू अमित इन्वेस्टर्स फॉर को, हैविंग मी ऑन द शो। या हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे दर्शकों को समझाया। मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है पर्टिकुलरली उनको समझ में आ जाएगा। और एक जो चीज आपने बताई वो ये कि हमें इस स्थिति को से निपटने के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे जितने भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं वो ये जो एडवाइस है इसके ऊपर काफी गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद दमनिया जी, और आशा थैंक करता यू। हूं हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे।